So our program is mainly divided into two parts. The first part being the session that will be taken by our esteemed faculty. The second part will be an open house QA session followed by a high tea. So let me just introduce few lines on our faculty. Mr. Shomiron Ghoshal, MD Naturopathy, is a renowned naturopathic doctor, an ex-NSG commando and a 4th Dan black belt in karate from SKIF Japan. Mr. Ghoshal combines martial arts discipline with naturopathic medicine for both physical and mental well-being. Mr. Ghoshal has also held senior roles in multinational corporations like IHCL, Citigroup and Bandhan Bank. He has a popular YouTube channel through which he shares valuable insights on naturopathy, fitness and lifestyle with a global audience. In 2024, Mr. Ghoshal was honored with the Best Naturopathic Doctor of West Bengal Award by the Six Sigma Group. Mr. Ghoshal continues to inspire us through his holistic healing practice, offering natural solutions to live a healthy life. Sir, the floor is all yours. पेशेंट्स को बहुत कम पता होता है कि नेचुरोपैथी क्या है, और जब हम किताब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेचुरोपैथी के जो फादर हैं वो यूएस वाले हैं, इधर वाले हैं। हम इंडिया में होके हम अपने जो हमारा बेसिक कल्चर है हम उसको भूलते जा रहे हैं। नेचुरोपैथ कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने ईजाद किया है या मेरे आसपास या अमेरिका वालों ने ईजाद किया है। ये महादेव का दिया हुआ और उसके बाद धन्वंतरी सुश्रुत के थ्रू हमारे देश में आया हुआ है और ये हज़ारों साल पुराना है। फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। नेचुरोपैथ में हर किस्म का इलाज हो सकता है। आज जो मैं नेचुरोपैथ के बारे में बताने जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि नेचुरोपैथ क्या चीज़ है और इसको क्यों साइडलाइन किया गया है। नेचुरोपैथी का मतलब होता है कि हर इंसान के शरीर में एक हीलिंग पावर होती है। जब ऊपर वाले ने ये मशीन बनाई है आपकी, तो इसको इनबिल्ट रिपेयर का मैकेनिज्म दिया हुआ है और ये इनबिल्ट रिपेयर का मैकेनिज्म जो है आपको अपने आप ठीक कर देता है। कोई भी दवाई बाहर की जो कि आप एलोपैथी में बोलते हो कि आपको ठीक करती है, वो जो है एक मिथ है। नेचुरोपैथ का कॉन्सेप्ट होता है कि जो आप नेचर के साथ मिलकर, यहाँ पे पेड़, पत्ती, हवा, मिट्टी या हर चीज़, पंच तत्व जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरोपैथ के हिसाब से। तो नेचुरोपैथ बहुत सिंपल है कि यू एंड नेचर, whatever you get from nature to heal yourself is a part of naturopathy, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। ठीक है। मिथ्स क्या है? हमारे को बाजार में पूरा समझाया गया है कि मेडिसिन इज द ओनली रेमेडी फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स, पर अगर आप कभी ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कोई भी दवाई अभी तक एलोपैथ की ऐसी नहीं है जो आपकी बीमारी का कॉज ठीक करती है। सारी जितनी भी दवाई हैं वो आपके बीमारी का सिम्टम ठीक करती हैं। आपको सिर दर्द हो रहा है, आप पेन किलर खाते हो। आपको पेट दर्द हो रहा है, आपको पेन किलर खाते हो। आपको बुखार हो गया है, आपको एंटीबायोटिक दे दिया। सारा का सारा जो है सिस्टम को किल करता है, पर बीमारी को जो रूट कॉज है उसको ठीक नहीं करता। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि किसी को जो है हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर के केस में क्या किया जाता है कि उसका ब्लड थिनर देते हैं। तो इज द ब्लड थिनर, द वर्क ऑफ द ब्लड थिनर इज टू व्हाट, रिड्यूस द और द करेक्ट द कॉज और द सिम्टम। खून पतला करता है, वो सिम्टम को ठीक करता है, टेम्पररी होता है। इसलिए व्हेनेवर दे से यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि सिम्टम तो जैसे ही खराब हो रहा है, मतलब लगातार मूव कर रहा है, तो वो अब बार बार खराब हो जाएगा। जब तक आप उसको करेक्ट करोगे तब तक ठीक है। बॉडी इनबिल्ट जो कर रहा है उसमें करेक्शन नहीं आ रहा। तो ये जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर्टरीज में मसल्स होती हैं, वेन्स में मसल नहीं होती हैं। जैसे हार्ट जब पुश करता है तो ब्लड को जो है मसल्स अपना पुश करते हुए आगे ले जाती है, वेन से खून वापस जाता है। सिस्टम बहुत आसान है कि सारा खून घूम के लिवर में आता है, लिवर खून को वापस से उसमें जितने भी केमिकल्स मिलाने होते हैं वो मिलाता है और ये जाता है, फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से प्रोसेस होके लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, वापस घूम के सिस्टम आता है, यहाँ किडनी में आके क्लियर होता है। फिर चलो को ये समझना पड़ेगा कि सबका रोल क्या है। तो सारा का सारा शरीर का मेन कॉज क्या आता है? लिवर।
अगर आपका लिवर ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक सर्कल है, आपका लिवर से जाएगा, लिवर में थोड़ा सा भी एरर है तो ये केमिकल जो है सही नहीं मिलेगा, घूम के जाएगा, किडनी में असर करेगा, किडनी उसको अपने लेवल में फिल्टर करके कुछ और कचरा छोड़ देगा, ये फिर आएगा, फिर ऐड हो जाएगा और धीरे धीरे ये कंटिन्यू होता रहता है। एलडीएल इसको दोबारा भर देगा। तो सेम हैपन्स इन बोथ द साइड। इस तरीके से तो जो खून यहां से बह रहा है उसका प्रेशर हाई हो जाएगा और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसका क्या इलाज किया जाता है? आपको प्रेशर की गोली दी जाती है जिससे कि खून पतला हो जाए। इसके बाद का जब लेवल का ब्लॉकेज आता है तो क्या किया जाता है? यहाँ पे एक स्प्रिंग में बैठा दिया जाता है जिसको स्टंट बोलते हैं और आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हो। पर आमतौर पे स्टंट जो है ना, मुश्किल से साल 1.5 साल के अंदर फिर यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है और फिर इसकी कवरिंग होने लग जाती है और फिर दोबारा स्टंट की नौबत आ जाती है। प्रॉब्लम क्या था? खून में गंदगी होना। सॉल्यूशन क्या किया हमने कि हम जो उसको है ब्लड थिनर दे रहे हैं, पतला करके निकाल रहे हैं। हमको पतला करके नहीं निकालना है, हमको उसको क्लीन करना है। अगर आप क्लीन करोगे सारा का सारा तो ये फिर चालू हो जाएगा। तो नेचुरोपैथी की थ्योरी में जो लिवर का रोल है वो बहुत बड़ा है। अगर आप अपने लिवर को ठीक रख सकते हो तो अपने शरीर की 80% प्रॉब्लम को आप खत्म कर सकते हो। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन। तो जब आप गाड़ी खरीदते हो ना तो उसके साथ एक कागज आता है जिसमें लिखा होता है कि गाड़ी जब तक 5,000-7,000 किलोमीटर चलेगी या 3 महीने इसकी सर्विस करानी पड़ती है। तो आप लोग कैलेंडर मार्क करके उसकी सर्विस कराते हो, हाँ या नहीं? अपनी सर्विस कब कराई थी लास्ट? अपनी सर्विस जो सबसे महंगी है दुनिया में, सब कुछ होता है जो अपने लिए होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू, योर फादर, योर मदर, योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर सन। सो इफ यू इज नॉट देयर, नथिंग इज देयर। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है? हम सोचते हैं कि बीमार पड़ने पे डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको नेचुरल अच्छा दूसरा जैसे कि एलोपैथी है, एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन इज वेरी गुड बट इट्स एन इमरजेंसी मेडिसिन, इट्स एन इमरजेंसी सॉल्यूशन। नेचुरोपैथ वो है जब आप स्वस्थ हो तब भी आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसको फॉलो करोगे तो कभी बीमार नहीं। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कहावत है कि यू आर व्हाट यू ईट। ठीक है? हिंदी में बोला जाता है अगर आप खाने को दवाई की तरह खाओगे तो आपको कभी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि खाने का एक रूल है। हम लोग जो है सर्कैडियन सिस्टम को फॉलो करते थे पहले, पर अभी सर्कैडियन सिस्टम हमारा पीछे छूट चुका है। सर्कैडियन सिस्टम होता है सोलर के हिसाब से, धूप के हिसाब से, धूप निकलने से लेकर धूप डूबने तक का, सनराइज टू सनसेट, दैट इज दी थंब रूल। हमारा बॉडी क्लॉक है वो पूरा का पूरा उसके हिसाब से डिजाइन है। हम जो करते हैं अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर क्या हुआ कि विद द मॉडर्नाइजेशन हम एडवांस हो गए, हमने डिफाई करना शुरू कर दिया नेचर के रूल्स को। हम रात को 10 बजे भी खाते हैं, रात को 12 बजे भी खाते हैं, जब दिल करता है खाते हैं। और दूसरा, खाना इतना ओवररेटेड है कि हम खाते ही रहते हैं। गाड़ी में तेल तभी भरते हैं जब रिजर्व में लग जाता है, कभी भरे हुए पे तेल नहीं भरते। स्टमक का रूल है, या तो वो खाना हजम करेगी या वो बॉडी रिपेयर करेगी। तो खाना हजम करने में शायद आपको पता होगा कि अगर प्योर वेज खा रहे हैं तो उसको भी, उसमें भी कई सारे सेगमेंट हैं, उसको खा रहे हैं तो मिनिमम टाइम 4 घंटा लगता है उसको डाइजेस्ट करने में। और कुछ चीज़ें हैं जिसको डाइजेस्ट करने में 12-14 घंटे भी लगते हैं। तो अगर आप कहते हो कि आप खा रहे हो और जो है सारा टाइम खा रहे हो और रात को खा रहे हो, दिन में खा रहे हो, तो डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा। हमारे यहाँ पे देखना, आप जिसको भी हाथ लगाओगे सबको गैस की प्रॉब्लम है। अब गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता फिर भी गैस की प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है, जेनेटिक है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। हर एक मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। कोई देखना कितना भी खा लेगा एकदम स्लिम रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कुछ नहीं खा के पानी भी पिएगा तो मोटा हो जाएगा। तो
तो हमको उस चीज़ को समझना। हमारा जो डाइट प्रोसेस है ये बेसिकली देखिए, पुराने हम लोग खेती बाड़ी वाले लोग थे, एग्रीकल्चरल पीपल थे, तो हमारा खाना उसके हिसाब से बना था कि चावल या रोटी, उसके साथ सब्जी जो भी और मीट मछली जो भी है साथ में। अब कार्ब हमारे खाने में बहुत ज़्यादा होता है। कार्ब इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम खेती करके आते थे, थके हारे होते थे, तब शरीर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। अब सिस्टम चला गया पर पैटर्न वही बना रहा, तो क्या होता है कि हम जैसे ही खाते हैं तो हमारे शरीर में कार्ब हमारी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज को पूरी करता है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाइट पे काम करेंगे तो आपकी मैक्सिमम तबीयत मतलब इश्यूज जो है ना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। डिसऑर्डर है, शरीर को खाने के साथ आराम की भी उतनी ज़रूरत है। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। जिनकी नींद कम होती है उनको देखना बाकी कई सारी इश्यूज अपने आप डेवलप होने लग जाती है, बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, नींद का मतलब ये नहीं होता कि हमने तो दोपहर को 2 घंटे सोते हैं, शाम को 1 घंटा सो लिया, जब दिल किया सो लिया, ऐसा नहीं। बॉडी का क्लॉक बना हुआ है कि आप रात को किस टाइम सोते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में 10 से लेके 2 तक बॉडी का रिपेयरिंग टाइम है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो एक थंब रूल है जिसको कि बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करने को बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 से 4:30 के बीच का टाइम होता है। तो अगर आप लोग जैसे 9 से 9:30 तक सो जाते हैं, 10 से रिपेयरिंग चालू होती है, पीक पे पहुँचती है 11 साढ़े 11 से लेके 2 बजे तक, 3 बजे से डाउन होने लग जाती है और उसके बाद आपकी बॉडी रिपेयरिंग का मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। सो यू वेक अप एट 4, यू विल फील योरसेल्फ फ्रेश। पर हम लोगों का सिस्टम क्या है कि हम लोग रात को 1 बजे तक जगे रहते हैं, तो रिपेयरिंग का टाइम सारा निकल जाता है। इसके बाद कहते हैं हम सो लिए, और उसके बाद सुबह उठते हैं तो उतना ही टायर्ड फील करते हैं जितना हम सोने से पहले थे। हमारी नींद पूरी नहीं होती, डिस्टर्ब रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। ठीक है, ऊपर से जो है खाने का लोड भी होता है, खाना भी लेट खाते हैं, वो भी पेट में पड़ा हुआ है। अब जब गाड़ी पेट के अंदर इंजन चल रहा है आपका, तो आपको नींद कैसे आएगी, वो भी डिस्टर्ब करता रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं स्लीप के लिए। तो अगर आपका डाइट टाइम से होगा कि जब तक आप सोने जा रहे हो तब तक आपका खाना हजम हो गया, तो आप उसको नींद को आराम से इंजॉय कर पाओगे और अच्छी नींद ले पाओगे। इसके लिए जिस तरह से खाना और सोना जरूरी है, उस तरह से स्ट्रेस भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी किस्म का स्ट्रेस, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो। फिजिकल स्ट्रेस के लिए हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी आपका कॉर्टिसोल रेज हो जाता है और आपके बॉडी अलार्म होने के बाद एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज होता है, जिससे भी प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट स्पैन में जर्क्स बॉडी को बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा शॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सडन शॉक्स। कुछ लोग देखना बर्फ के पानी से नहा लेते हैं, या कुछ लोग स्प्रिंट मारते हैं, कुछ लोग क्विक जो एक्सरसाइज होती है ना, जो इंस्टेंट आपका हार्ट रेट उठा देती है और उसको कई देर तक करना। एक्सरसाइज भी बेसिकली 3 किस्म की होती है। ठीक है, इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, एनारोबिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और एनारोबिक में जो बेसिक जो फर्क है, जो आइसोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, जो कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो खासकर जिन्होंने जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की है, उनको आइसोमेट्रिक से शुरू करनी चाहिए। आइसोमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप प्लैंक करते हैं, होल्डिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को स्टेबल रख के एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें बॉडी के स्ट्रेंथ पे लोड देते हैं विदाउट मेकिंग एनी मच मूवमेंट। उससे क्या होता है कि आपके शरीर पे जोर आता है, इंजरी होने के चांसेस। आइसोटोनिक में आप वेट्स उठाते हो और स्टेबल वेट उठा के एक्सरसाइज करते हो, और एनारोबिक में आप दौड़ भाग स्प्रिंट वाली। तीसरा जो फैक्टर है इसमें नेचुरोपैथी में वो कहते हैं माइंडफुलनेस। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस के कारण। हम हर चीज़ में स्ट्रेस लेते हैं, कुछ हद तक हमारी आदत हो गई है बिना मतलब के स्ट्रेस लेने की। हाय 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 बस मिस हो गई, हाय 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 ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी बॉस क्या बोलेगा, लेट हो गए। हम सारा टाइम टेंशन लेते रहते हैं और ये अनवांटेड टेंशन हमारे शरीर को धीरे 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 नुकसान। और माइंडफुलनेस में बहुत सारी चीज़ें आती है। एक तो होता है ग्रैटिट्यूड रखना, सुबह उठ के सबसे पहले बोलिए कि जो भी है सब ठीक है, अच्छा है। मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं कभी किसी को बताता हूँ कि इफ़ यू आर बॉर्न विथ ऑल योर लिम्स परफेक्टली वर्किंग, यू आर 85% ब्लेस्ड। All limbs working, you are 85% blessed. You have your parents to support you
or you have a roof over your head and a parents to support you, who can give you food, who can ensure your school fees and everything, then you are 95% blessed. बाकी 5% होता है कैरियर, सक्सेस, रिलेशंस, फलाना ठिकाना जो भी है। अब वो 5% के लिए हम सारी जिंदगी रो रो के बिता देते हैं और जो 95% मिला है उसकी हम कदर नहीं करते हैं। सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द 95% थिंग विच ऑलमाइटी हैज ब्लेस्ड यू विद। टाइम फॉलो करके करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। टाइम फॉलो का मतलब होता है सुबेरे 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक सनराइज सनसेट का टाइम है। अगर आप फास्टिंग में इस टाइम का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये टाइम आपका शरीर में मेटाबॉलिक रेट सबसे ज़्यादा होता है और आपका डाइजेशन सबसे अच्छा हो सकता है। अगर आप इसी टाइम को सिर्फ खाने के लिए यूज़ करेंगे 1, 2 या 3 विंडो में मैक्सिमम, तो अच्छा, जब मैं खाने की बात करता हूँ, अगर आप चाय और बिस्कुट ले रहे हैं वो भी खाने में काउंट होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3 विंडो में यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप कभी कैलकुलेट करने बैठे तो देखना आपके लाइफ में जो है पर डे के शेड्यूल में 4, 5, 6 विंडोज होती हैं खाने की। उसको एक एक करके क्लोज करते जाइए और उसको मिनिमाइज करते जाइए। टेक्निकली 1 मील अ डे इज सफिशिएंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। बाकी हमारी नज़र की और दिमाग की भूख है। शुरू में ब्रेन हेलोसिनेट करता है, अगर आप शुरू कर दोगे तो देखोगे आराम से हो रहा है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और फास्टिंग के लिए भी ये रूल है। कई लोग बोलते हैं कि हम फास्टिंग करते हैं, रात को खा लिया 10 बजे, अगले दिन शाम को फिर खा लिया, या फिर अगले दिन उससे अगले दिन सुबह उठ गए, या फिर कुछ कहते हैं हम फल खा रहे हैं सारे दिन से पर फास्टिंग पे हैं। तो फल खा के फास्टिंग कैसे होती है? खा लिया तो नो फास्टिंग, नो कैलोरी। फास्टिंग का मतलब कोई कैलोरी नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग में कई लोगों को बहुत ज़बरदस्त ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हटाने के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका कोलोन पूरा क्लीन है जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हो। तो फास्टिंग के साथ एक एनिमा थेरेपी होती है जिसको हम हमेशा रिकमेंड करते हैं करने के लिए, कि आप अपना कोलोन क्लीन करो। जैसे ही कोलोन क्लीन हो जाएगा आपकी फास्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। फास्टिंग का रूल होता है कि 24 घंटे पूरा करो। आज रात को या शाम को 7 बजे आपने खाना खाया, अगले दिन सुबह आपने अपना कोलोन क्लीन किया, उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे या 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आपका फास्ट ब्रेक होगा। और प्रेफरेबली फास्ट ब्रेक करना होता है किसी फैट से, ना कि कार्ब्स। क्या होता है हमारे यहाँ पे फास्ट ब्रेक करने के लिए बंगालियों में खासकर वो लोग पूड़ी सब्जी साथ में मिठाई इससे फास्ट ब्रेक करते हैं। तो जो फास्ट किया है उसको पूरा कचरा कर दिया, ठीक है। फास्ट ब्रेक करने का रूल होता है कि फास्ट ब्रेक हमेशा फैट से किया जाए और कोशिश करें फैट और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों ने जब से जूते बने हैं तब से हमने नंगे पाँव चलना छोड़ दिया, और नंगे पाँव चलते हैं तो हमारे पास ज़मीन मतलब मिट्टी नहीं है कहीं पे भी। अगर आप हर रोज़ कम से कम 10 मिनट भी अगर मतलब ग्राउंड में मिट्टी में चलेंगे नंगे पाँव, तो यू विल सी द डिफरेंस। आपके ब्लड प्रेशर का लेवल देखना कंट्रोल आने लग जाएगा, क्योंकि दिस बॉडी नीड्स चार्जिंग। और चार्जिंग जब जो ज़मीन से जुड़ेंगे तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। चार्जिंग के अलावा एक चीज़ और है, ब्रीदिंग। मैं आपको खाने के बारे में बता रहा था तो उसमें बताना चाहूँगा। ब्रीदिंग जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, आपको अगर इसके बारे में थोड़ा सा समझोगे तो राइट वाला सन और लेफ्ट वाला मुंह है। तो कोशिश करें जब भी खाने बैठते हैं तो इंश्योर करें कि आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो। राइट इज़ फॉर एनर्जी। जब भूख लगती है तो आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होता है। कभी आप सोने जाएं और आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो, आपको नींद नहीं आएगी। आपको कोशिश करना है कि आप अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करें, देख आराम से नींद आएगी। पानी पीते टाइम लेफ्ट नॉस्ट्रिल की जरूरत पड़ती है। तो शरीर का इनबिल्ट सिस्टम है, अगर आप इसको जानेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे इंडिकेशन हैं, आपको बहुत सारे हेल्प कर सकती हैं। लग रहा है कि कोई स्ट्रेस में है और वो कैसे मैनेज करेगा, बिकॉज ऑल आर वर्किंग पर्सन हियर। सो इसको थोड़ा इस पे एलैबोरेट करेंगे तो ऐसे पता लगे कि स्ट्रेस में है। यस, और कोई ऐसा तो देखिए बहुत सारे ना अनहिडन स्ट्रेस नहीं होगा। So that is the stress. Repeatedly thinking on something which is not in my control is a stress. आप तो चिट्ठी को लेके नहीं जा सकते हो, चिट्ठी तो आपने पोस्ट कर दिया है, वो अपने टाइम से ही जाएगा ना।
आप कितना मर्जी सोच लो, नाखून खा लो, सर पीट लो, कितने मर्जी प्लानिंग कर लो, वो पहुंचेगा नहीं, वो अपने टाइम से ही पहुंचेगा। तो फिर किस लिए सोचना? तो वहां पे क्या करना है आपको? प्रभु संभाल लेना। That is one way. दैट इज द ओनली वे। और क्या कर सकते हैं आप? केसेस एलर्जी रिलेटेड केस में बहुत स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन दिया जाता है जिसमें स्लीप भी बहुत होता है, उसका कुछ सॉल्यूशन। एलर्जी जैसे आपके शरीर में एंटीबायोटिक है, मत सॉरी, आपके शरीर में जो मान लीजिए आपको एक कीड़ा काट रहा है ऊपर से, मैं उसको डंडे से मारूंगा तो क्या होगा? कीड़ा तो मर जाएगा पर आपको भी इंजरी हो जाएगी। तो दिस मेडिसिन आर लाइक दैट ओनली। वो गट पे जाता है, आपके गट के सारे बैक्टीरिया को मारता है, जो इन्फेक्शन के लिए, जो हमारी जो हेल्दी जो बैक्टीरिया है उसको भी मार देगा वो। हमारे जो स्किन की जो एंटीबॉडीज हमको जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको भी मार देता है वो, तो आपको और वीक कर देता है वो। अभी हमारे थ्योरी में बता रहा था लीवर इज द बिगेस्ट ऑर्गन। अगर आप लीवर को मजबूत रखते हो तो आपके सारे सिस्टम में जो है सपोर्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। मेन थिंग इज योर मेटाबॉलिज्म। इफ योर मेटाबॉलिज्म इज हाई यू विल नॉट गेट अफेक्टेड विद एनी डिजीज। मेरे पास जितने भी पेशेंट हैं जो स्किन एलर्जीज को लेके आते हैं, मेरे पास सिर्फ ऊपर से अप्लाई करने के लिए ऑइंटमेंट होते हैं और अंदर खाने के लिए लीवर को ठीक करना होता है। द मोमेंट द लीवर गेट करेक्टेड योर प्रॉब्लम इज ओवर। क्लास 2-3 के बच्चों को ब्लोटिंग प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, पेट साफ नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? उनके खाने पे कंट्रोल। हाँ, मतलब आप चिप्स मैगी खिलाओगे तो हो गई। चिप्स मैगी बिल्कुल नहीं खिलाते, फिर भी ऐसा हो रहा है। हाँ, चिप्स मैगी बिल्कुल नहीं है। खाने का टाइमिंग सुबह के जैसे 7 बजे ब्रेकफास्ट, लंच 1 बजे नहीं 1:30 और शाम का नाश्ता 7:30। डबल रोटी मतलब ब्रेड खाते हो या मैदे का सामान ज़्यादा खाते हो या ऐसी चीज़ खाते हो जो कि आपके आंतों में चिपकता है, जो कि चिपक मतलब एक लेयर बना लेता है और पेट साफ नहीं होता, तब जाके ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने बच्चे को चेक करोगे ठीक से और उसका पेट साफ करवा दोगे ठीक से, तो आप देखना उसकी ब्लोटिंग की। मैं बताता हूँ, हम लोग बोलते हैं मिल्क बहुत हेल्दी है। आयुर्वेद में मिल्क को अमृत का रूप दिया गया है। तब हर घर में गाय पाली जाती थी। अच्छा, गाय का दूध कैसे निकलता है? गाय इज अ बिजनेस। आपने एक गाय पाली, गाय 5 लीटर दूध देती है, आपके 5 ग्राहक 1-1 किलो वाले फिक्स है। क्या गाय रोज 5 लीटर दूध देगी? और जिस दिन नहीं देगी क्या करोगे? और वो जब दूध देने का दिल नहीं है उस दिन क्या करोगे? आप लिए इंजेक्शन मारा, 5 लीटर दूध निकल गया। इंजेक्शन क्या है? हार्मोन। तो हार्मोन आप उसमें इंजेक्ट कर रहे हो उसका दूध निकालने के लिए, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। आपने जो दूध खरीदते हैं गाय से तो लेते नहीं है, आप जाके किसे लेते हैं? पैकेट वाला दूध। अब पैकेट वाले दूध में सारी गायों का दूध या भैंसों का दूध एक जगह मिलाया जाता है और उसके बाद उसमें से निकाल के आपको पिलाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता था कि पहले जब गाय पालते थे, गाय जो है एक फैमिली मेंबर होता था। तो गाय के एक को माँ बोलने का जो कारण है कि जब गाय को सवेरे रोटी देने जाते थे वो हाथ चाटता है, तो उसको पता होता था कि उसके शरीर में क्या कमियां जो उसको खिला रहे थे। तो उस हिसाब से जब वो चरने जाती थी उस हिसाब से खाना खा के आती थी कि उसके दूध में वो कमी पूरी होती थी, इसीलिए दूध को अमृत बोला जाता है। पर अभी जो है सारी गायों का दूध निकाल के एक जगह डाला जाता है, मतलब सबके इमोशंस एक जगह डंप किए, और वो डंप करके जब आपको दिया जाता है तो आप पे क्या इफेक्ट आएगा? कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग सोए रहते हैं तो सोते वक्त हमारी मुंह खुल जाती है और हम मुंह से सांस लेते हैं, तो इसका क्या हल है? इशू होता है हमारे को ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी जा रही होती है, तो मुंह खोल के सांस लेके हम ऑक्सीजन को पूरा करते हैं। तो अपना स्लीपिंग पोस्चर ठीक कर लेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा। पोस्चर को आपने चेक करिए, उसी के कारण मुंह खुलता है। क्योंकि देखिए ये जो है सिस्टम है, जैसे ही आप ये करेंगे ये आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे ठीक हो जाएगा। देखो আমি যখন রিকমেন্ড করি আই অলওয়েজ রিকমেন্ড টু হ্যাভ ফ্যাট ফার্স্ট। সেটার একটা এক্সাম্পল দিলে সুবিধা হয় বুঝতে। 1 চামচ কোকোনাট অয়েল, 1 চামচ 1 চামচ ঘি
अच्छा एक चम्मच एक चम्मच अपना ऑलिव ऑयल अपनी आगे क्या नहीं लें। ये पेनक्रियास इंसुलिन निकालता है, ठीक है। ये इंसुलिन जाता है, ग्लूकोज को पकड़ता है और ये सेल को लेता है। आराम से समझ लीजिए, पूछ लेना। पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है, ग्लूकोज को पकड़ता है और वो सेल में दे देता है, ठीक है। क्लियर है? अब ब्लड में ग्लूकोज कहां से आता है? स्टोमक, पेट से आता है। ब्रेन जो कि स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल को एक्टिव करता है, उससे आता है, जो कि ओवर थिंकिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब स्टोमक में सारा खाना गया, आने से ब्लड में जो है ग्लूकोज आया, ग्लूकोज जो है इंसुलिन ने लिया और सेल को खिला दिया। दिस इज नॉर्मल वर्किंग ऑफ द सिस्टम। अब आपके शरीर में इतने ग्लूकोज की जरूरत है। ये मान लीजिए कि जैसे आपके मोबाइल में चार्जिंग यूनिट होता है ना, इतने ग्लूकोज की जरूरत है आपके शरीर में। पेशेंट आते हैं, हम बोलते हैं कि आप जो है 7 से 10 दिन के अंदर आपकी दवाई छूट जाएगी अगर आप रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। अगर आप कंसल्टेशन के लिए जाओगे, जानकारी के लिए जाओगे और उसके बाद अपने सिस्टम को फॉलो करोगे, यू विल ऑलवेज रिमेन फिट। बीमार होने के बाद जाना नहीं, अपने आप को जानने के लिए जाना जरूरी है। मैं शुरू में जब शुरू किया था, मैं लोगों को समझाता था, मैंने देखा पीपल आर मोर इंटरेस्टेड है कुछ दारू खा के ठीक हो जाएगी। पर आप सोच के देखो, जो बीमारी खा के हो रही है वो खा के कैसे ठीक होगी? जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं, जब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने सिस्टम को नहीं डालोगे दूसरों के भरोसे, अपनी जिंदगी आप दूसरे के हाथ में दे रहे हो। अपने आप को समझो, लर्न, ट्राई टू गेट। मकसद है कि आप लोगों को फायदा मिले। अगर किसी को भी समझ आती है, किसी को भी अच्छा लगता है, किसी को भी लगता है कि नहीं फॉलो कर सकते, तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। एज इज जस्ट अ नंबर, रिमेंबर वन थिंग, इट इज जस्ट अ नंबर। एज एक ब्रिज सर्कल है। आपका सिस्टम जैसे ही थोड़ा टाइम होता है, आप कभी सोच के देखो, जवानी में आप एकदम फिट थे, खूब दौड़ते भागते थे, जो जवान उनकी बात नहीं कर रहा, जो एकदम दौड़ते भागते हो। धीरे धीरे एज होता है तो आप लाइफस्टाइल चेंज होता है, बिजी हो जाते हो, टाइम कम देते हो। और क्या होता है कि इसके साथ साथ देखना, फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, मसल कम होने लग जाता है हमारे खान पान के कारण। मसल कम होने लग जाएगा तो एजिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, एजिंग फैक्टर बढ़ेगा, मसल और कम करेगा। तो इट्स अ बिग सर्कल। आप मसल को बना के रखो, सारे मसल को एक्टिव रखो, अपने आप जो है एजिंग फैक्टर स्लो हो जाएगा। টোটাকে খুলবার চেষ্টা করবে, এইখান থেকে এই জয়েন্ট থেকে খুলবার চেষ্টা করবে, করো, দেখবে গ্লুটস পুরো টাইট হয়ে যাচ্ছে, অ্যাপস পুরো ভেতরে চলে যাচ্ছে। ফিল করতে পারছো? বাস এইভাবে বসতে হবে। চলো বসো, আরামসে কমফোর্টে, হিল যেন লাগে মাটিতে, হিল যেন মাটিতে লাগে। ট্রাই করো, কিচ্ছু হবে না, হাঁটু হিল হবে। হ্যাঁ।